नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के बारे में भाजपा की पूरी मशीनरी ने झूठ फैलाया। रायबरेली में छुट्टी प्रियंका गांधी ने दिया बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कपिल सिब्बल ने साधा पीएम पर निशाना, कहा धर्म के नाम पर मांग रहे हैं वोट। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अगर कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो हमारे सभी एमएलए भाजपा के खिलाफ हैं। दुष्यंत चौटाला ने दिया ये बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग, नोटिस भी पार्टी को भेजा, हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। और इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि राजस्थान में तो कांग्रेस जीत रही है, बस काउंटिंग बाकी है। शाह के बयान पर हरीश चौधरी का बड़ा पलटवार। दोस्तों, इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के बारे में भाजपा की पूरी मशीनरी ने झूठ फैलाया है। रायबरेली में अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए जोर शोर से प्रचार में जुट गई पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बुधवार को कई आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की पूरी मशीनरी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाती रही। भाजपा की हर योजना सिर्फ खरबपतियों के लिए है और यही वजह है कि उसके नेता अपने चुनावी भाषणों में सिर्फ धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद की ही बातें कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी ने कितना संघर्ष किया है। वो हमारे देश के एक ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में भाजपा की पूरी मशीनरी ने हर तरीके से गलत बातें और झूठ फैलाया। कैसे कैसे आक्रमण किए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया, लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। ये उनका चरित्र है कि जब वो अन्याय होते हुए देखते हैं तो वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और उससे कदम पीछे नहीं खींचते। उन्होंने कहा कि इसीलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले और फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। यह आपकी समस्याओं को समझने वाली यात्राएं थी। ये देश को बताने वाली यात्राएं थी कि देश में राजनीति की जो दिशा है वो गलत हो रही है तथा हमें उसे ठीक करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कपिल सिब्बल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा धर्म के नाम पर मोदी मांग रहे हैं वोट। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी धर्म के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात को लेकर है कि उम्मीदवार उन्हें खुद बुला रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उनका कोई स्टार कैंपेनर धर्म के नाम पर उनके संसदीय क्षेत्र में वोट मांग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विवादित मुद्दों को लेकर अपने लिए सत्ता का सेतु तैयार कर रहे हैं, जो कि किसी भी मायने में उचित नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो हमारे सभी एमएलए भाजपा के खिलाफ, दुष्यंत चौटाला ने किया बड़ा दावा। जी दोस्तों, हरियाणा सरकार पर अब संकट गहराता जा रहा है क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन जो दिया था वो वापस ले लिया है। वहीं अब पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस प्रकरण पर कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर भाजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो जननायक जनता पार्टी के सभी विधायक नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और इन 3 निर्दलीय विधायकों के नाम पुंडरी से रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और दादरी से सोमवीर सिंह सांगवान है। समर्थन वापस लेने का पत्र विधायकों ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को लिखकर भेज दिया। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब उन्होंने विपक्ष में बैठी कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग, नोटिस भी पार्टी को भेजा, हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो भारत के चुनाव आयोग को मौजूदा चुनावी मौसम के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दें। याचिका में कहा गया है कि मोदी के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग में कई शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन उसने सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को केवल एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए मोदी खुद अपराधी हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि मोदी इन भड़काऊ टिप्पणियों, अपमानजनक और विभाजनकारी भाषणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ईसीआई की ये उदारता नागरिकों को गलत संकेत भेज रही है और हमारे देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है। इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति ईडी जगदीश चंदीरा और
आर कलाईमथी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में तो कांग्रेस जीत रही है, बस काउंटिंग बाकी है। शाह के बयान पर हरीश चौधरी का पलटवार। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राजस्थान के संभावित चुनाव परिणाम को लेकर दिए बयान से सियासत के पारे में जमकर उबाल है और अमित शाह के बयान से न केवल राजस्थान की बीजेपी में हलचल मची हुई है, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया है। कांग्रेस अमित शाह के इस बयान को लेकर अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही है और इसी के चलते बायतू विधायक हरीश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस तो राजस्थान में जीत रही है, केवल काउंटिंग करना ही बाकी है। इधर अमित शाह के बयान से कांग्रेस के नेता काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजस्थान की सियासत में बवाल मचा दिया है। अमित शाह के बयान से केवल राजस्थान की बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और वहीं राजनीतिक जानकार इसके कई मायने भी निकाल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की है कि राजस्थान में कुछ सीटें कम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है और वहीं उनकी संभावनाओं को काफ़ी बल मिला है। अमित शाह ने स्वीकार किया है कि राजस्थान में कुछ सीटें कम आ रही हैं और उनके बयान से लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी और उन्होंने 1-2 सीटों की कटौती होने की संभावना जताई है। अमित शाह के इस बयान के बाद इसके बड़े सियासी संकेत को समझने की कोशिश की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 चरण की हार से बौखलाए मोदी दे रहे हैं उल्टे सीधे बयान, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अडानी अंबानी का नाम लेना बंद करने के प्रधानमंत्री मोदी के आरोप को गलत बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी लगातार उन उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 3 चरण के मतदान में अपनी हार सुनिश्चित देखकर बौखला गए हैं, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा है कि वक्त बदल रहा है, दोस्त न रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं और इसे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है और यही परिणाम के असली रुझान हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धर्म के साथ कर्म भी करें नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव की प्रधानमंत्री को नसीहत। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का तापमान लगातार बढ़ रहा है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कमर के बढ़ते हुए दर्द के बीच ही लगातार चुनाव प्रचार में जी जान लगा रहे हैं। बुधवार को चुनावी रैली के लिए झारखंड रवाना हुए, इससे पहले उन्होंने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर आक्रामक तेवर दिखाए और कहा कि पीएम मोदी धर्म के साथ साथ कर्म की बातें करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को भी पता है कि इस बार उनका जाना तय है। बिहार और देश की जनता इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाहती है। उन्होंने तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कहा कि तीसरे चरण के चुनाव में महागठबंधन अच्छी स्थिति में है, वो पूरी तरह से आत्मविश्वास में है कि 4 जून को केंद्र में हमारे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव बोले, सीएम योगी बताएं किसने किया है पेपर लीक। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा वार किया। मन से बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव जमकर बरसे और उन्होंने उन्नाव की जनसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भगवान राम की कसम खाएं कि जहां इनकी सरकार है वहां से क्या नहीं हुआ था, पेपर लीक हुआ और बीजेपी के क्या लोगों ने ये पेपर लीक नहीं करवाया। सपा सुप्रीमो ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है। पहले चरण के चुनाव से हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपील कर रहे हैं। सड़कों पर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग बीजेपी वालों ने लगाई है, जो कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, उसमें एक इंजन पहले से गायब है और जो उन्नाव का खटारा इंजन है वो पहले से ही गायब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीच चुनाव में पलट रही है बाजी, तीसरे चरण तक बीजेपी 272 सीटों से नीचे खिसकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और तीनों ही चरण में भाजपा को 20-20 सीटों का नुकसान हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें कि अगर यही मोमेंटम जो है वो 7वें चुनाव तक जारी रहा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 272 के आंकड़े को छूने में विफल साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जब तीसरे चरण का मतदान हुआ तो उसके बाद जो संभावनाएं सामने आ रही हैं वो ये है कि जो गुजरात की 26 सीटें जो पिछले बार जो बीजेपी ने जीती थी वहां पर 3 सीटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है। कर्नाटक की 14 सीटें जो थर्ड फेज में जिस पे वोटिंग हुई है उसमें आधी सीटों पर भाजपा को नुकसान हो रहा है, जबकि 2019 में भाजपा ने
14 की 14 सीटें जीत ली थी। वहीं महाराष्ट्र में भी भाजपा को तगड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों। भाजपा ने जहां पिछले बार 11 में से 4 सीटें जीती थी, इस बार यहां पर बड़ा नुकसान भाजपा को देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हो रहा है और यहां पर वेस्ट बंगाल में भी भाजपा को पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर यही नुकसान का जो दौर है वो जारी रहा तो 7वें चरण के अंत होते होते भाजपा को 272 सीटें मिलना भी मुश्किल हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ सकता है। तिहाड़ जेल में रहेंगे या घर में रहेंगे, ये बड़ा फैसला आ सकता है 10 तारीख को, इसलिए 10 मई का दिन काफ़ी अहम है दोस्तों। और इसी वक्त आपको बता दें कि हम आपको पब्लिक रिएक्शन भी बताते चल रहे हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। अंत तक खबर में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार का जिस तरीके से आज नामांकन है, भारी संख्या में भीड़ है, उनके समर्थक मौजूद है, गठबंधन के समर्थक मौजूद है। चलिए कुछ तमाम चेहरों से चर्चा शुरू करते हैं कि क्या वाकई में लग रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माहौल बदलने वाला है। उनके जो समक्ष अगर हम बात करते हैं प्रत्याशी की तो कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर जिस तरीके से तीसरी बार मैदान में यहाँ पर मनोज तिवारी है, तो क्या वाकई में इस बार माहौल बदलने वाला है? चुनाव का जो रिजल्ट है बदलेगा या फिर वही रहने वाला है? कन्हैया कुमार को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर उतारा, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार कन्हैया कुमार यहाँ से विजयी होंगे या फिर मनोज तिवारी का ही माहौल रहेगा? मनोज तिवारी का मामला तो ऐसा रहा कि 10 साल वो संसद रहे और 10 साल में वो इलाके के अंदर दिखाई नहीं दिए, केवल टीवी पर दिखाई दिए नाचते गाते हुए मनोज तिवारी 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने लिया उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन वो 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहाँ लगाया कुछ पता नहीं। और जहाँ तक कन्हैया कुमार की बात है तो ये इस क्षेत्र के गौरव की बात है कि हमें कन्हैया कुमार का जैसा ईमानदार, मेहनती, पढ़ा लिखा उम्मीदवार मिला, प्रत्याशी मिला। यानी लग रहा है कि जो 14,000 करोड़ रुपए का आपने कहा कि भाई वो बजट कहा गया, उसका हिसाब किताब होगा मनोज तिवारी? बिल्कुल देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। मनोज तिवारी को छोड़ेंगे नहीं। और वो मोदी जी कहते हैं ना कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। श्रीमान जी बिल्कुल झोला उठा के जाने नहीं दिया जाएगा। उनके झोले को चेक करेगी हिंदुस्तान की जनता कि इस झोले में तुम लेके क्या जा रहे हो इस देश का। ऐसे यानी कि इस देश का मुस्लिम समाज इस बार झोला चेक करने को तैयार है मोदी? मुस्लिम समाज से बात नहीं है, बात यह है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद केवल उन्होंने जुमलों की सरकार चलाई है और जुमलों से देश नहीं चलता। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, देश के अंदर तानाशाही की सरकार है, देश में दिन पर दिन महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? खाली जुमलों से तो पेट नहीं भरेगा, जुमलों से तो देश नहीं चलेगा। इसलिए मनोज तिवारी जी को भी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इतना खुलकर बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है आपको? किस चीज़ का डर लगेगा भाई? देश का संविधान हमें बोलने की देता है, देश का संविधान बोलने की इजाजत देता है और हम बोल रहे हैं। बात बात पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। ये मेरे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, किसी कमीन की है। यानी आपस में सब चीज़ ठीक है सारे भाई। आज हमारे घर में अगर किसी का हादसा होता है, मेरे हिंदू भाई, मेरे पड़ोसी मेरा पूरा साथ देते हैं, मेरे सुख में साथ देते हैं, मेरे दुख में साथ देते हैं। तो हमें भाई, हम तो हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। भाई पार्टी वाले दूसरे विपक्षी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, मुसलमानों में बांट देंगे, ऐसे ऐसे बातें उठ रही हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र दे दिया जाएगा। खतरा है मंगलसूत्र पे। देखिए, जो फिल्म अभिनेत्री है हेमा मालिनी, जो भाजपा की संसद है, उन्होंने सनी देओल की मां का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रखा, धर्मेंद्र को। भाजपा की दूसरी संसद है अमेठी से, सुमित्रा ईरानी, उन्होंने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रख लिया। और देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दे नहीं पाए। आज वो हमारे देश की बहन बेटियों की, माओ की मंगलसूत्र की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। घुसपैठिया भी तो कहा था उन्होंने मुसलमानों को। देखिए,
इस देश के अंदर जितना हक दूसरे लोगों का है उतना ही हक हमारा। देश का संविधान कहता है कि जो इस देश में पैदा हुआ वो इस देश का वासी है। अगर दूसरा लोग हमें घुसपैठिया बताते हैं तो वो गलत बात कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने भरी संसद में एक चुनौती दे डाली पूरे विपक्ष को, इसमें इंडिया गठबंधन भी है, कह रहे भाई 400 पार लाएंगे। ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है मोदी जी को? आप बड़े हंस रहे हैं। जब पहला इलेक्शन हुआ, पहला चरण, तब तक उनकी भाषा थी 400 पार 400 पार। लेकिन जैसे ही पहला चरण हुआ और उसका सर्वे आया, अब उन्होंने कह दिया 272 272। तीसरा चरण होने दो, ये 180 और 150 तक रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा गली के अंदर एक कुर्सी लेकर के आता है बेचने के लिए और वो 400 400 चिल्लाता है, लेकिन जब उससे कुर्सी खरीदते हैं तो वो 150 में 180 में दे जाता है। ऐसे ही इनका हाल होना। यानी मोदी जी कुर्सी बेचने वाले हो गए हैं। मोदी जी ने देश की ऐतिहासिक चीजों को देख दिया। LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दी, पता नहीं क्या क्या चीजें इस देश की बेच रहे हैं। बजाय देश में अच्छी चीजें बनाने के, बनाई तो उन्होंने 10 साल में कुछ है नहीं, खाली देश की चीजों को बेचा ही है। और क्या कर रहे हैं? उनके समर्थक कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं 14 से विश्व में डंका बजने लगा भारत का, नहीं तो कोई जानता नहीं था सही से। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद हमारे देश की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, देश की प्रधान उस समय नेहरू जी थे। नेहरू जी ने इस देश का डंका बजाया था और पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके 18-20 टैंकों को नष्ट किया था। यह है बात, यह है डंका बजाने की बात। और पूरा दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, सारे मुल्कों में हमारे भारत का डंका बजा था। ये नेहरू जी की बात है। और मंगलसूत्र की जब दूसरी जंग हुई, इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र और अपने गहने गिरवी रखे थे। यानी कि देशभक्त है अगर कोई, तो लग रहा है कि भाई वाकई में कांग्रेस है जिसने सरकार देश के लिए कुछ किया, मोदी पर भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस बलिदान का नाम है। गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो कांग्रेस के तो नेता देश पर बलिदान ही देते, कुर्बान होते चले आए हैं। सलाम है उन लोगों को। मेरा एक सवाल है यहाँ पे जी कि ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार होंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे। इस पर देश का मुस्लिम क्या सोचता है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, और उनके संविधान से ही देश चल रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। और दुनिया में कोई सी भी सरकार आ जाए, इस देश के संविधान को बदल नहीं सकती और ना ही बदला जाएगा। ये जुमले हैं, चाहे वो कुछ भी के जुमलों में उन्होंने एक बार कहा अच्छे दिन आएंगे, भारत के लोगों के आज तक अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक 15 लाख रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनेगी, आज तक नहीं बनी। बुलेट ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, आज तक नहीं मिली। और भी बहुत सारे जुमले फेंके उन्होंने, लेकिन 10 साल में उन्होंने जुमलों के अलावा देश में कोई अच्छा काम नहीं किया। यानी मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, नहीं चलेगा इस बार। अरे बाबूजी, 10 साल देख लिया, कौन से अच्छे दिन आ गए। आज देश के अंदर नफरत की आग जल रही है। आज भाई से भाई दुश्मन है। ये अच्छे दिन है क्या? अरे अच्छे दिन तो वो होते कि इस देश की जनता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको एक कर देते, भाई से भाई को मिलाते, मोहब्बत की बात करते, देश की एकता और अखंडता में अच्छा काम करते, देश में अच्छा विकास करते, गरीबियों को खत्म करते, बेरोजगारों को रोजगार देते। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अच्छे दिन 15 लाख रुपया वाला चाहिए या फिर मोहब्बत की दुकान चाहिए? सही मायनों में तो मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। सही मायनों में तो देश के अंदर अच्छा काम होना चाहिए, देश हमारा आगे बढ़े, देश का तिरंगा आसमान छुए और देश का डंका पूरी दुनिया में बजे। अच्छा, देश में कहते हैं 22% आबादी आपकी और लगभग 30 करोड़ वोटर है। अगर सीधा सवाल हो मुस्लिम समाज से, तो मुस्लिम समाज का भरोसा कौन, किस नेता पर, मोदी पर कि राहुल गांधी पर? किस पर भरोसा है? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत का मुसलमान आखिर कहाँ जाए, भरोसा किस पर करता है? भारत का मुसलमान आखिर कहाँ जाए और किस पर भरोसा करे। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तो उस चुनाव के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं 15 दिन मुसलमानों को मान सम्मान देती है, इनका कदर करती है, और वोट लेने के बाद जब से देश
देश आजाद हुआ तब से आज तक मुसलमानों के साथ तो जैसा हुआ वैसे होता चला आ रहा है। यानी आप तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिसकी टोपी लगाए हैं, क्या आपको लग रहा है वो भी चुनावी माहौल में पूछती है मुसलमान? ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये भी सच्चाई है। ये आपने ईमानदारी की बात पूछी तो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। ये सच्चाई है और ईमानदारी की बात है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7 लाख मुस्लिम मतदाता है। क्या बात है, यानी आपका तो प्रत्याशी होना चाहिए। जी जी, वही मैं कहने जा रहा हूँ। और हमने जब गठबंधन हुआ उस गठबंधन में हमने राहुल गांधी से और अर्जुन खड़गे से, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उनसे, दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया से लिखित रूप में आए दिन बार आवाज उठाई और मांग करी कि दिल्ली के अंदर जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों में से जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है यहाँ मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, मुस्लिम 7 लाख वोट हैं, इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी दिया जाए। और ये इस बार नहीं, मैं हर बार आवाज उठाता हूँ और भी बहुत सारे, बिल्कुल होना चाहिए, अपने हक और हुकूमत की बात होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हर बार झूठा आश्वासन मिलता है लेकिन प्रत्याशी नहीं मिलता। यानी दिल्ली की 7 सीटों में मुस्लिम आबादी वोट देगा लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, ये तो सच्चाई। इस मामले में आप बीएसपी को बढ़िया मानते हैं? दक्षिणी दिल्ली से अब्दुल बासित को और अब्दुल कलाम को चांदनी चौक से दे दिया, यानी 7 में से 2 कम से कम मुस्लिम प्रत्याशी तो दिए। आपको लगता है कि हर पार्टी को ऐसे सोचना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, सोचना चाहिए। हमने तो 7 में से 1 ही सीट मांगी है, मिलनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी उनको। लेकिन ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि पूरी दिल्ली के मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन प्रत्याशी नहीं देंगे। चलिए, ये बड़ा सवाल है जिसको लगातार हम लोग उठाते हैं कि मुस्लिम आबादी का वोट चाहिए लेकिन इन्हें टिकट क्यों नहीं मिलता। आज इनके समर्थक भी बोलकर चले गए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद।